हमको 3 तरह के डिसीजन लेने होते हैं, ठीक है। कौन कौन से डिसीजन? इन्वेस्टिंग डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन, ठीक है, और तीसरा डिविडेंड डिसीजन। ये 3 तरह के डिसीजन होते हैं, ठीक है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन में क्या क्या होता है? हमको इन्वेस्टमेंट करना होता है, या तो हम लॉन्ग टर्म आइटम में इन्वेस्ट करेंगे या तो शॉर्ट टर्म आइटम में। क्या हुआ? आवाज आ रही है ना मेरी? सब। हाँ, तो या तो हम लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करेंगे या तो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट करेंगे। लॉन्ग टर्म का मतलब क्या? जैसे फिक्स्ड एसेट हो गए, ठीक है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो गए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसके लिए हमको कैपिटल बजटिंग पढ़नी है, ठीक है। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट वर्किंग कैपिटल का होता है, ठीक है, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, ठीक है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो वर्किंग कैपिटल होता है, अकाउंट्स में हमने पढ़ा, ठीक है। यहाँ पर वर्किंग कैपिटल में हम शॉर्ट स्टॉक को लेंगे, डेटर को लेंगे, कैश को लेंगे, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स वगैरह होंगे, उन सारी को हम लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, कैश मैनेजमेंट, ये दोनों चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें जब हम पढ़ लेंगे तब हमको इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में आसानी होगी, ठीक है। उसके बाद फाइनेंसिंग डिसीजन में हम क्या लेते हैं? फाइनेंसिंग डिसीजन में हम डिसाइड करते हैं प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स को हम किस तरह से मैनेज करें, ठीक है। प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड कहाँ कहाँ से आता है, कितने सोर्सेज है फंड जनरेट करने के? इक्विटी हो गया, डिवेंचर हो गया, ठीक है, और क्या, फंड फ्रॉम बैंक हो गया, इंटरनेशनल फंडिंग हो गई, ठीक है। अलग अलग जगह से हमको फंड हम अलग अलग जगह से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब क्योंकि अलग अलग जगह से जनरेट कर सकते हैं, हर टाइप का जो फाइनेंशियल फंड जनरेट करने का सोर्स होगा उसका अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, सबकी कॉस्ट अलग होगी, ठीक है। सब में अलग अलग रिस्क होगा, किसी में कम रिस्क होगा, किसी में ज़्यादा रिस्क होगा, किसी में कम कॉस्ट लगेगी, किसी में ज़्यादा कॉस्ट लगेगी, ठीक है। जैसे इक्विटी, ठीक है, इक्विटी क्या होता है? आप शेयर इशू करते हो, वो आपकी कंपनी में मेंबर बन जाता है, मालिक बन जाता है, हिस्सेदार बन जाता है, ठीक है। रिस्क कम होता है इसमें, लेकिन ये बहुत खर्चीला होता है, कॉस्टली होता है, एक्सपेंसिव होता है। इस इक्विटी की कॉस्ट जो निकलती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? डिवेंचर। डिवेंचर में हमने देखा था कि ये रिस्की होता है लेकिन चीपर सोर्स होता है फाइनेंस का, ठीक है। बैंक से फंड हम जनरेट कर सकते हैं, कैश क्रेडिट हो गया, ओवरड्राफ्ट हो गया, ठीक है, टर्म लोन हो गया, वर्किंग कैपिटल हो गया, ये सारी चीज़ें हम लोग इन सारी जगहों से हम क्या कर सकते हैं? फंड जनरेट कर सकते हैं। इंटरनेशनल फंडिंग जैसे एफडीआई, एफपीआई, ठीक है, एडीआर, जीडीआर, ठीक है। तो इन सारी चीज़ों को मैनेज करने के लिए हमको क्या पढ़ना पड़ेगा? कॉस्ट ऑफ कैपिटल पढ़ना पड़ेगा, लिवरेज पढ़ना पड़ेगा, कैपिटल स्ट्रक्चर, और कैपिटल स्ट्रक्चर की बहुत सारी थ्योरीज हमको पढ़नी पड़ेगी। तीसरे टाइप का जो डिसीजन होता है वो होता है डिविडेंड डिसीजन। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या है? हमने जो कमाई की है उसका हम क्या करें? अचार डालें? नहीं, या तो हम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करेंगे या तो हम उसको डिविडेंड के रूप में बांट देंगे। तो क्या हमको इन्वेस्ट करना चाहिए फिर से, या क्या हमको डिविडेंड के रूप में बांट देना चाहिए? अलग अलग थ्योरीज हैं, ठीक है, ये हमको पढ़नी पड़ेगी। डिविडेंड डिसीजन में हम ये वहाँ पर ये डिसीजन लेंगे कि हम उस पैसे का करें क्या, जो हमारे पास कमाई आई है, जो हमारी खुद की है, उस पैसे का हम क्या करें। इस डिसीजन को लेने के लिए हमको 5th मॉड्यूल पढ़ना पड़ेगा डिविडेंड डिसीजन का, ठीक है। अब आगे हमको पढ़ना है स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करता हूँ। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। स्कोप का मतलब क्या होता है भाई? जब भी आपसे एग्जाम में स्कोप के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तब आप उस पर्टिकुलर टॉपिक या पर्टिकुलर आइटम के स्कोप के बारे में क्या बताते हैं? स्कोप का मतलब होता है विस्तार। विस्तार का मतलब होता है कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ना, ये पर्टिकुलर टॉपिक किस किस क्षेत्र में यूज होगा, है ना, ये आपको बताना है कि इसका विस्तार कितना है, इसका फैलाव कितना है, ये कहाँ कहाँ यूज होगा, ठीक है, ये आपको बताना है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहाँ कहाँ यूज होता है, इसका विस्तार कहाँ तक है, ये हमको जानना है, ठीक है। तो पहला पॉइंट है डिटर्मिनेशन ऑफ साइज ऑफ इंटरप्राइजेस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ ग्रोथ, ठीक है।
तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको हेल्प करता है ये बताने में, ठीक है, कि इंटरप्राइज का साइज क्या है, ठीक है, और रेट ऑफ ग्रोथ, किस ग्रोथ रेट से ये ऑर्गेनाइजेशन बढ़ रहा है, ठीक है, ये फाइंड आउट करने में ये हेल्प करता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ठीक है। दूसरा, डिटर्मिनेशन ऑफ कंपोजिशन ऑफ असेट्स ऑफ इंटरप्राइज, ठीक है। हम इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो लेते हैं, है ना, हमको कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, कौन सा मशीन खरीदना है, कौन सा इन्वेस्टमेंट करना है, ये डिटरमाइन करने में हमको हेल्प करता है, ठीक है। अगला है डिटरमाइनिंग द मिक्स ऑफ इंटरप्राइजेस फाइनेंसिंग, दैट इज कंसिडरेशन ऑफ लेवल ऑफ डेट एंड इक्विटी, ठीक है। सोर्स ऑफ फंड, फाइनेंसिंग डिसीजन जो हम लेते हैं तो हमारे सोर्स ऑफ फंड में क्या क्या आता है, इक्विटी आता है, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर्स आते हैं, डिवेंचर्स आता है, बैंक लोन आता है, ठीक है। तो ये सारे को हम इक्विटी और डेट के रूप में जानते हैं, ठीक है। इक्विटी में क्या क्या आते हैं, शेयर आते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर आते हैं, इक्विटी शेयर आते हैं, और एक और सोर्स ऑफ फंड होता है इक्विटी में, रिटेन्ड अर्निंग। रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या है, जो पैसा हमारा खुद का है, हमने बचा करके रखा है बिजनेस में, वो हमारी रिटेन्ड अर्निंग होती है। तो ये हो गया इक्विटी। डेट क्या क्या हो गए, हमने जो लोन लेकर के रखा है, हमने जो डिवेंचर इशू किया है, हमने जो बॉन्ड इशू किया है, ठीक है, ये सब क्या होता है, डेट होता है, ठीक है। तो प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, कितना इक्विटी होना चाहिए, कितना डेट होना चाहिए, ये हम फाइनेंसिंग डिसीजन में जानेंगे, ठीक है। तो ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सब्जेक्ट है, ये हमको जो मिक्स है इंटरप्राइजेस फाइनेंसिंग का, उस मिक्स को फाइंड आउट करने में हेल्प करता है, डिटरमाइन करने में हेल्प करता है, ठीक है। चौथा है एनालिसिस, प्लानिंग एंड कंट्रोल ऑफ फाइनेंशियल अफेयर्स ऑफ द इंटरप्राइजेस, ठीक है। ये हमको हेल्प करता है कि हम अपने इंटरप्राइज के आनंद का लग, ये कैसे गायब हो गई थी लड़की। शेयर, हाँ, ठीक। अगला है इवैल्यूएशन ऑफ स्कोप, ठीक है। पुराने समय में स्कोप का जो दायरा था वो बहुत नैरो था, ठीक है। अब क्योंकि नए नए टाइप के बिजनेस आ गए हैं, नए नए तरह की अपॉर्चुनिटीज़ आ गई हैं, नए तरह के इन्वेस्टमेंट आ गए हैं, नए तरह के सोर्स ऑफ फाइनेंस आ गए हैं, तो इस वजह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो स्कोप है वो भी बढ़ गया, ठीक है। पुराने समय में क्या था, आप उधार लेते थे और बिजनेस करते थे, ठीक है, मुनीम से उधार लेते थे, किसी पर प्राइवेट पार्टी से उधार लेते थे, बैंक से उधार लेते थे और बिजनेस करते थे, बिजनेस करके कमाते थे, हो गया, बात खत्म। धीरे धीरे जैसे जैसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी आती गई, ठीक है, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस आते गए, मॉडर्न तरीके आ गए बिजनेस करने के, ठीक है, तो चीज़ें कॉम्प्लेक्स होती गई, ठीक है। अब आप शेयर इशू करना शुरू कर दिए, आप डिवेंचर इशू करना शुरू कर दिए, आप इन्वेस्टमेंट के रूप में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिए, आप अलग अलग तरह की मशीनें परचेस करना शुरू कर दिए, औद्योगिकीकरण हो गया, ठीक है। तो इस वजह से बिजनेस करना आसान नहीं रहा, ठीक है। तो क्योंकि बिजनेस करना आसान नहीं रहा, अब बिजनेस को मैनेज करना भी आसान नहीं रहा, तो इस वजह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप बढ़ गया, ठीक है। तो इवैल्यूएशन ऑफ स्कोप में हम यही देखेंगे कि अब नया क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बता रहा है, until the middle of this century its scope was limited to procurement of fund under major events like promotion and merger etc, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज पुराने समय में किस समय किया जाता था, मेजर इवेंट के समय किया जाता था। मेजर इवेंट जैसे, मेजर इवेंट जैसे सर पुराने मर्जर हो जमाने गया, हाँ, पुराने पुराने जमाने में जैसा होता था उस टाइप का हाँ, कुछ। पुराने ज़माने में मतलब आज से 50-60 साल पहले की बात है, ठीक है। आज से 50-60 साल पहले क्या होता था, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का यूज़ मेजर इवेंट में ही होता था, ठीक है। मेजर इवेंट जैसे मर्जर हो गया, डीमर्जर हो गया, ठीक है, प्रमोशन हो गया। जब बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो उसी समय फाइनेंशियल मैनेजमेंट यूज़ करते थे, फिर उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उतना यूज़ नहीं होता, ठीक है। लेकिन आज के केस में हर एक्टिविटी में आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट करना है, आपको कितना स्टॉक लेना चाहिए, आपको कितना डेटर को क्रेडिट पीरियड देना चाहिए, क्रेडिटर से कितना क्रेडिट पीरियड लेना चाहिए, आपको कहाँ कौन सी मशीन लेनी चाहिए, कौन सी मशीन नहीं लेनी चाहिए,
ठीक है। ये सारी चीजें आपको मैनेज करनी है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो दायरा है वो बढ़ गया। ठीक है। तो इन द मॉडर्न टाइम्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट इंक्लूड्स बिसाइड्स प्रोक्यूरमेंट ऑफ फंड्स द three different kind of decision as well, namely investment, financing and dividend। ठीक है। तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में का जो स्कोप है वो बढ़ा है, तो हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में फाइनेंसिंग, इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड डिसीजन के रूप में आजकल पढ़ेंगे। ठीक है। अगला है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या है? ठीक है, हम ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट क्यों पढ़ें? ठीक है, ये बात है। ठीक है। तो दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। ठीक है, दो तरह के ऑब्जेक्टिव होते हैं। कौन कौन से? एक होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है। जनरली कई बार लोग क्या सोचते हैं कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन एक ही चीज़ है, मगर नहीं, ऐसा नहीं है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन अलग है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन अलग है। तो ये दो ऑब्जेक्टिव जो हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, वो क्या क्या है वो हमको देखना है। ठीक है। तो क्या है? इट हैज़ बीन ट्रेडिशनली आर्ग्यूड दैट प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ कंपनी इज टू अर्न प्रॉफिट। Hence, the objective of financial management is also profit maximization. However, in modern profit maximization cannot be sole objective of the company because of the following limitations। ठीक है। पहले के समय में क्या था? प्रॉफिट कमाना मोटिव होता था, सिर्फ प्रॉफिट। ठीक है, उसके अलावा कुछ नहीं, साम दाम दंड भेद जो भी अपनाना है अपनाओ और सिर्फ प्रॉफिट कमा करके लाओ। ठीक है। पर्यावरण को क्या नुकसान हो रहा है आपके बिजनेस से, कोई लेना देना नहीं है। आपके एम्प्लॉय खुश हैं या नहीं है, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। आप किस तरह का माल बेच रहे हैं, क्या वो हाइजेनिक है, ठीक है, क्या वो लोगों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा है या बुरा है, इससे कोई लेना देना नहीं है। आप सिर्फ और सिर्फ क्या चाहते थे? आप सिर्फ और सिर्फ चाहते थे कि आपको प्रॉफिट हो। ठीक है। लेकिन अभी के समय में ऐसा नहीं है। ठीक है, आप सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकते। आज के समय में ओनली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस नहीं हो सकता, क्योंकि ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, लॉन्ग टर्म में ये काम नहीं आता। तो लिमिटेशन क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ही ऑब्जेक्टिव रखेंगे तो इस पर्टिकुलर सोल ऑब्जेक्टिव का लिमिटेशन क्या है? ठीक है, वो लिमिटेशन है द प्रॉफिट इज द वैल्यू दैट इज प्रॉफिट इज वैक्यूम। ठीक है, दैट इज इट डज नॉट क्लैरिफाई व्हाट एग्जैक्टली इट मीन्स। ठीक है, प्रॉफिट का मतलब आप क्या बता सकते हो कि एग्जैक्टली क्या होता है प्रॉफिट? कोई भी बता सकता है कि इस बिजनेस का इतना ही प्रॉफिट है, ना इससे ज़्यादा हो सकता है ना इससे कम हो सकता है? कोई बता सकता है? नहीं बता सकता। आप खुद ही देखो, आप अकाउंटिंग में जब प्रॉफिट एंड लॉस बनाते थे, बहुत सारा आपको क्या करना पड़ता था? एस्टिमेशन करना पड़ता था। जैसे डेप्रिसिएशन आपको क्वेश्चन में दे देता था, 10% का डेप्रिसिएशन लगाना है, एसएलएम से लगाना है या डब्ल्यूडीवी से लगाना है। ठीक है। प्रैक्टिकल लाइफ में सोचो, आपको कोई बताएगा क्या कि आपको डेप्रिसिएशन कैसे लगाना है, डब्ल्यूडीवी से या एसएलएम से? नहीं। आपको कोई बताएगा क्या इतना परसेंट ही मशीनरी डेप्रिशिएट होगा? जरूरी है क्या वो 10% ही डेप्रिशिएट होगा या 15% ही डेप्रिशिएट होगा? हो सकता है वो ज़्यादा डेप्रिशिएट हो गया हो सकता है वो कम डेप्रिशिएट हो गया। ठीक है। तो बहुत सारे एजम्पशन आप लेकर के चलते हो। आप एक एजम्पशन ले रहे हो, कोई दूसरा अकाउंटिंग करेगा, वो कोई दूसरा एजम्पशन ले लेगा। ठीक है। तो आपका प्रॉफिट कम या ज़्यादा होगा या नहीं होगा? होगा। ठीक है। फिर आपने जब इनकम टैक्स पढ़ा, तब आप क्या देखे कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट तो आपके अकाउंटिंग के प्रॉफिट को मानता ही नहीं है। वो बोलता ही नहीं है कि आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस में जो प्रॉफिट आया उस पर टैक्स निकालो। इनकम टैक्स अपना अलग से प्रॉफिट एंड लॉस का कैलकुलेशन करता है। ठीक है। तो आप एग्जैक्टली नहीं बता सकते भैया कि हाँ इतना ही प्रॉफिट है, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से प्रॉफिट का कैलकुलेशन कर रहा है। आप अपने हिसाब से अपने अकाउंट में प्रॉफिट एंड लॉस बना लिए, इनकम टैक्स अपने हिसाब से अपना प्रॉफिट एंड लॉस बना के टैक्स मांग रहा है। ठीक है। तो आप नहीं बता सकते कि एग्जैक्टली इतना प्रॉफिट है। ठीक है। दूसरा लिमिटेशन क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज टू बी अटेम्प्टेड विद द रियलाइजेशन ऑफ रिस्क इन्वॉल्व। ठीक है। लेकिन
जब हम प्रॉफिट कैलकुलेट करते हैं तो उसमें रिस्क को हम कैलकुलेट नहीं करते, हम सिर्फ ये बताते हैं कि हमारा इतने लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, हमारा इतने लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। हमने ये नहीं बताया उसमें कि हमारे पास रिस्क कितना था, ठीक है। मान लो आपके प्रॉफिट एंड लॉस में पिछले साल आया था 5 लाख का प्रॉफिट, ठीक है, लेकिन इस साल आपके प्रॉफिट एंड लॉस में 50 लाख का प्रॉफिट आया है। क्यों आया है? आपने लॉटरी जीती, ठीक है। तो आपका कोई प्रॉफिट एंड लॉस इस साल का देखेगा 50 लाख, तो वो तो खुश हो जाएगा, आपका बिजनेस बढ़िया चल रहा है। लेकिन उसको ये रिस्क थोड़ी ना पता है कि भैया वो इसी साल लॉटरी लगा है, जरूरी है क्या अगले साल भी लॉटरी लगेगा? ऐसा जरूरी है क्या? बताओ। बिल्कुल भी जरूरी नहीं नहीं। सर। तो, तो आप जब प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट कर रहे हो तो वहां पर आप रिस्क को नहीं बता रहे हो, आप सिर्फ प्रॉफिट बता रहे हो, ठीक है। तो ये एक लिमिटेशन हो गई। और क्या लिमिटेशन है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हैज एन as an objective does not take into account the pattern of returns, ठीक है। पैटर्न ऑफ रिटर्न्स को भी ये कैलकुलेट नहीं करता, ठीक है, कि किस किस पैटर्न में हमको रिटर्न हो रहा है, किस किस सोर्स से कितना कितना रिटर्न आ रहा है, ठीक है। वो तो सिर्फ प्रॉफिट बता देता है कि हाँ भैया इतना प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। उसके बाद क्या है एक और लिमिटेशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज एन ऑब्जेक्टिव इज टू नैरो, ठीक है। सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोल ऑब्जेक्टिव होना, सिर्फ यही ऑब्जेक्टिव रहेगा आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये कॉन्सेप्ट जो है वो नैरो का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब इसके कुछ एडवांटेजेस भी होंगे, ठीक है। इजी टू कैलकुलेट प्रॉफिट, ठीक है, प्रॉफिट कैलकुलेट करना थोड़ा इजी हो जाता है, आपको अपने खर्चे में से अपने इनकम में से अपने खर्चे माइनस करने हैं, आपका प्रॉफिट निकल गया, ठीक है। इजी टू डिटरमाइन द लिंक बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड प्रॉफिट, ठीक है। आप फाइनेंशियल डिसीजन आपने जो लिया है उसके और प्रॉफिट के बीच में लिंक बैठाना, ठीक है, इजी होता है, ठीक है। इसके कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, ठीक है। क्या क्या डिसएडवांटेजेस है भाई? पहला बोलता है कि ये सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के ऊपर एम्फेसाइज करता है, ये कंसंट्रेट करता है सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के ऊपर, ठीक है। ये इग्नोर, सेकंड पॉइंट है, ये इग्नोर करता है रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। जो रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी है इसको ये इग्नोर कर देता है। अभी जैसे एक एग्जांपल दिया मैं, ठीक है, लॉटरी का, ठीक है। लॉटरी क्या वो सर्टेन होता है? नहीं होता है सर्टेन, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जब आप कैलकुलेट करते हो तो उसकी सर्टेनिटी आप कभी भी चेक करते हो क्या? नहीं करते। आप सिर्फ क्या करते हो? आप सिर्फ ये देखते हो कि आपको प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ठीक है। आप उसकी सर्टेनिटी अनसर्टेनिटी को चेक नहीं करते, ठीक है। अगला क्या है? इग्नोर्स टाइमिंग ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये टाइमिंग ऑफ रिटर्न को इग्नोर करता है, ठीक। जैसे आपने बिजनेस किया कुछ, ठीक है, उसका रिटर्न आपको इसी साल मिल रहा है या उसका रिटर्न आपको 4 साल बाद मिल रहा है, ये टाइमिंग को कंसीडर नहीं करता, ठीक है। और टाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि समय के गुजरने के साथ साथ पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, ठीक है। आप बिजनेस में आज पैसा लगा रहे हो और साल भर बाद आपको रिटर्न मिल जाता है, तो ये आपके लिए ओके, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने बिजनेस में पैसा लगाया 10 लाख रुपए, ठीक है। एक साल के बाद आपको रिटर्न मिल गया कितना? 1 लाख रुपए, ठीक है। तो ये आपके लिए ओके, ठीक है। लेकिन यही 10 लाख रुपए आपको अगर रिटर्न दे 3 साल के बाद और 1 लाख रुपए, ठीक है, तो ये भी आप अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करोगे या नहीं करोगे? रिकॉर्ड करोगे। इस 1 लाख को भी रिकॉर्ड करोगे, इस 1 लाख को भी रिकॉर्ड करोगे। लेकिन दोनों 1 लाख रुपए में अंतर होगा या नहीं होगा? आज का 1 लाख रुपए 3 साल बाद के 1 लाख रुपए के बराबर होगा क्या? नहीं होगा, ठीक है। 3 साल बाद का जो 1 लाख रुपए है उसकी वैल्यू कम होगी। क्यों वैल्यू कम होगी भाई? क्योंकि इन्फ्लेशन है, महंगाई बढ़ती जा रही है। आज जो 1 लाख रुपए में आप जितना सामान खरीद सकते हो, 3 साल बाद 1 लाख रुपए में उतना सामान आप नहीं खरीद सकते,
इस चीज को अकाउंट्स में कंसीडर नहीं किया जाता, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं किया जाता। ठीक है, तो सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव है, वहां पर आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी को कंसीडर नहीं करते, तो ये एक लिमिटेशन है। ठीक है, और क्या है भाई, और क्या लिमिटेशन है, और क्या डिसएडवांटेजेस है? रिक्वायर इमीडिएट रिसोर्स। ठीक है, शॉर्ट टर्म आपको प्रॉफिट कमाना है तो आपको इमीडिएट रिसोर्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और आपके पास अगर इमीडिएट रिसोर्स नहीं है तो आप शॉर्ट टर्म अर्निंग नहीं कर सकते। ठीक है, दूसरा ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, देखो बात यहाँ पर यह है कि इन दोनों ऑब्जेक्टिव में से कौन सा ऑब्जेक्टिव सही है। दोनों ऑब्जेक्टिव मिला करके चलेंगे तो सही है, सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं चल सकता, हमको दोनों को साथ में लेकर के चलना है। ठीक है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन या वैल्यू मैक्सिमाइजेशन क्या होता है, इसका मतलब होता है शेयर होल्डर्स वेल्थ आर द रिजल्ट ऑफ कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस एडजस्टेड विद देयर टाइमिंग एंड रिस्क, दैट इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, पहले बात करते हैं वेल्थ क्या होता है। वेल्थ क्या होता है, शेयर होल्डर के पास कितना पैसा है ना, किन चीजों को कंसीडर करते हुए, टाइमिंग और रिस्क को कंसीडर करते हुए वेल्थ निकालना, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, और वेल्थ का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट्स माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। ठीक है, वेल्थ का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बेनिफिट माइनस प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट। ठीक है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू, ये सारी चीजें पढ़ेंगे तो उस समय ज़्यादा आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो उस समय भी मैं बता दूंगा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में हम क्या देख रहे थे। ठीक है, आगे है, अभी इसको छोड़ दो। सो फॉर मेजरिंग एंड मैक्सिमाइजेशन ऑफ शेयर होल्डर्स वेल्थ, फाइनेंस मैनेजर शुड फॉलो cash flow approach, not accounting profit, cost benefit analysis, application of time value of money। ठीक है, शेयर होल्डर की वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए जो फाइनेंस मैनेजर होगा, आप भविष्य आप अभी फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, आप भविष्य में फाइनेंशियल मैनेजर बनेंगे, तो यदि आप फाइनेंशियल मैनेजर बनेंगे तो आपको क्या कौन कौन से अप्रोच अपनाने पड़ेंगे। आप जिस तरह से अकाउंटिंग कर रहे हो तो अकाउंटिंग अप्रोच को नहीं अपनाना है, आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में वेल्थ को मैक्सिमाइज करने के लिए कैश फ्लो अप्रोच को अपनाना पड़ेगा। कितना कैश आ रहा है, कितना कैश जा रहा है, उस कैश के आने में कितना रिस्क है, उस कैश के जाने में कितना रिस्क है, कैश अभी आ रहा है या बाद में आ रहा है, उसकी टाइमिंग और उस टाइमिंग के हिसाब से उस कैश के आने जाने का वैल्यू, वो भी आपको कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के एडवांटेजेस क्या क्या है, emphasizes the long term gain। ठीक है, recognizes the risk of uncertainty, recognizes the time of return। ठीक है, consider shareholders return। ठीक है, ये सारे इसके एडवांटेजेस हैं। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की जब हम बात करते हैं तो वो लॉन्ग टर्म गेन को कंसीडर करता है, एम्फेसाइज करता है, जोर देता है कि आप शॉर्ट टर्म के ऊपर मत जाओ, लॉन्ग टर्म के ऊपर जाओ, क्योंकि आप बिजनेस सिर्फ आज के लिए या इस साल के लिए नहीं कर रहे हो, आप बिजनेस लगातार कई सालों तक चलाना चाह रहे हो, इस चीज़ के लिए आप बिजनेस कर रहे हो ना। आपको सिर्फ एक साल के लिए तो प्रॉफिट नहीं चाहिए, आपको लंबे समय के लिए प्रॉफिट चाहिए, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्लान ही लॉन्ग टर्म का करना पड़ेगा, आप शॉर्ट टर्म प्लानिंग में नहीं चल सकते। ठीक है, दूसरा है रिकॉग्नाइजेज रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप ये जो रिस्क की अनसर्टेनिटी होगी, है ना, उसको भी कंसीडर करोगे, कितना रिस्क है भैया, यहाँ से पैसा उठाने में कितना रिस्क है, इस असेट को परचेज करने में कितना रिस्क है, यहाँ इन्वेस्टमेंट करने में कितना रिस्क है। ठीक है, हर जगह आप रिस्क और कॉस्ट को इवेलुएट करोगे। ठीक है, रिकॉग्नाइजेज टाइमिंग ऑफ रिटर्न। ठीक है, आप आज पैसा लगा रहे हो तो आपको कब कब पैसा आ रहा है ना, उस हिसाब से आप टाइमिंग ऑफ रिटर्न को भी इवेलुएट करोगे। ठीक है,
आप ये भी इवेल्युएट करोगे कि बिजनेस के साथ साथ शेयर होल्डर को कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, बिजनेस का रिटर्न और शेयर होल्डर का रिटर्न दोनों अलग अलग होता है, क्योंकि बिजनेस में पैसा लगता है शेयर होल्डर का भी और आउटसाइडर्स का भी। तो बिजनेस का रिटर्न मतलब सबका पैसा, ठीक है, और शेयर होल्डर का रिटर्न मतलब बाहर वालों को पैसा पे करने के बाद शेयर होल्डर को पे करने के लिए जो पैसा बचा। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आप शेयर होल्डर के लिए भी काम करते हैं। ठीक है, और इसके डिसएडवांटेजेस भी हैं, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे ऑफर्स नो क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन फाइनेंशियल डिसीजन एंड शेयर प्राइस। ठीक है, फाइनेंशियल डिसीजन और शेयर प्राइस के बीच में क्लियर रिलेशनशिप नहीं बताता। ठीक है, कैन लीड टू एंजाइटी एंड फ्रस्ट्रेशन टू द एम्प्लॉय। ठीक है, जो फाइनेंशियल मैनेजर होगा, है ना, उसको एंजाइटी या फ्रस्ट्रेशन हो सकता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें हैं ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। दो तरह के ऑब्जेक्टिव, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन या वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक आप नहीं ले सकते, आपको दोनों ऑब्जेक्टिव को लेकर के चलना पड़ेगा। हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट में दोनों ऑब्जेक्टिव को कंसीडर करेंगे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी करना है, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी करना है। ठीक है, क्योंकि सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के पीछे नहीं जा सकते, क्योंकि आपको प्रॉफिट भी कमाना है, सर्वाइव करना है। ठीक है, और सिर्फ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन भी नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर लूँगा। ठीक है, तो आप लोगों का सिलेबस कहाँ गया? तो आज जो पढ़ाया वो समझ में आया या नहीं आया? यस सर। यस सर। हाँ सर। अच्छा, अब इसका इम्पोर्टेंस भी था, इसका इम्पोर्टेंस भी मैं बता देता हूँ। इम्पोर्टेंस मैं लिखा नहीं हूँ, मैं उसको, हाँ इम्पोर्टेंस तो लिखा हूँ, लेकिन इसको फोटो में PDF में इम्पोर्टेंस नहीं। अच्छा, PDF में इम्पोर्टेंस नहीं है, मैं PDF ऐसे ही बता देता हूँ, शेयर कर दूंगा इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट या नीड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है टेकिंग केयर नॉट टू ओवर इन्वेस्ट इन फिक्स्ड एसेट। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट हेल्प करता है इस बात की टेक केयर करने की कि आप किसी पर्टिकुलर असेट में ओवर इन्वेस्टमेंट ना कर दो। ठीक है, जैसे आप मान लीजिए बिजनेसमैन, ठीक, आलू प्याज आप बेचते हो। ठीक है, आलू प्याज आप बेचते हो। ठीक है, आलू प्याज का आपका बिजनेस है, आलू का रेट बहुत कम हो गया। ठीक है, आलू का रेट बहुत कम हो गया, तो आपने क्या कर दिया, बहुत सारा आलू खरीद के रख लिया। ठीक है, कि भैया कम रेट में खरीद लेते हैं, जब रेट बढ़ेगा तब हम बेच देंगे। ठीक है, तो आपने जितना पैसा आपके पास था सब लगा दिया आलू। ठीक है, तो आपको प्रॉफिट होगा। जब रेट बढ़ेगा और आप आलू बेचोगे तो आपको प्रॉफिट होगा या नहीं होगा? होगा सर। जरूरी है, होगा। मान लो आपने आलू खरीद तो लिया, अब आपके पास रखने के लिए वेयर हाउस ही नहीं है। ठीक है, आपके आलू सड़ गए, क्या करो? नुकसान होगा या फायदा होगा, बताओ? सर नुकसान होगा, क्योंकि सर रखने के लिए जगह नहीं करते। ठीक है, तो आपने सिर्फ ये कंसीडर किया कि रेट कम हो गया है, खरीद लेता हूं, जब रेट बढ़ेगा बेच दूंगा, है ना। आपने ये कंसीडर ही नहीं किया कि अगर आलू खराब हो जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, आपके पास संसाधन ही नहीं थे। किस चीज के संसाधन, मतलब आपके पास वेयर हाउस नहीं था ताकि आप आलू को संभाल कर रख सको, वो सड़े ना। ठीक है, तो इस तरह का
मैनेजमेंट आपको करना पड़ेगा। आप स्टॉक मैनेजमेंट पढ़ोगे, ठीक है, करंट असेट वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट है, उसमें हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे, ठीक है, कि माल कितना खरीदना चाहिए, कितना नहीं खरीदना चाहिए। जैसे हम कॉस्ट में पढ़ रहे थे, है ना, कॉस्ट में हमने पढ़ा है, ठीक है, मटेरियल मैनेजमेंट पढ़ा था, ठीक है, कि मटेरियल को कितनी क्वांटिटी हमको मंगवानी चाहिए, कितनी क्वांटिटी एक लॉट में मंगवानी चाहिए, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, एवरेज लेवल, डेंजर लेवल, ये सब क्या था, इसी के बारे में तो था, ठीक है। तो ये बताता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट कि आप कहीं ओवर इन्वेस्टमेंट ना कर दें किसी भी एसेट में, ठीक है। और क्या है इसका इंपॉर्टेंस या नीड, बैलेंसिंग कैश आउटफ्लो विथ कैश इनफ्लो, कैश आउटफ्लो और कैश इनफ्लो के बीच में ये बैलेंस बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। और क्या है, इंश्योरिंग सफिशिएंट लेवल ऑफ शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, वहाँ पर हम पढ़ेंगे कि वर्किंग कैपिटल को किस तरह से फाइनेंशियल मैनेजमेंट के थ्रू हम मैनेज करके रख सकते हैं। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। यदि फिक्स्ड असेट आपके लिए बंदूक है तो वर्किंग कैपिटल गोली है, ठीक है, बिना वर्किंग कैपिटल के आप बंदूक नहीं चला सकते, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल भी इंपॉर्टेंट होता है, तो उसको किस तरह से मैनेज करना है ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको हेल्प करता है, ठीक है। फिर है सेटिंग सेल्स रेवेन्यू टारगेट दैट डिलीवर ग्रोथ, ठीक है, सेल्स रेवेन्यू की सेल्स कितना होना चाहिए, है ना, ये टारगेट बनाने में फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको हेल्प करता है, ठीक है। इंक्रीजिंग ग्रॉस प्रॉफिट बाय सेटिंग द करेक्ट प्राइसिंग फॉर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज, ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये हमको बताता है, ठीक है। तो उस जब हम प्रोडक्ट की प्राइस सही तरीके से डिसाइड कर पाएंगे तो हमको जो प्रॉफिट होगा तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बताएगा, ठीक है। फिर कंट्रोलिंग द लेवल ऑफ जनरल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस बाय फाइंडिंग मोर कॉस्ट एफिशिएंट वे टू डे बिजनेस ऑपरेशन, ठीक है, डे टू डे बिजनेस ऑपरेशन कम कॉस्ट में किस तरह से किया जाए ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमको बताता है, ठीक है। और क्या है, टैक्स प्लानिंग दैट विल मिनिमाइज द टैक्सेस बिजनेस हैज टू पे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की हेल्प से हम टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो टैक्स प्लानिंग करेंगे तो हमको कम टैक्स पे करना पड़ेगा, कम टैक्स पे करना पड़ेगा मतलब हमारा प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन सारी वजहों से इम्पॉर्टेंट होता है, इन सारी वजहों से हमको फाइनेंशियल मैनेजमेंट की ज़रूरत होती है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंस हो गया, ठीक है। इम्पोर्टेंस का नोट्स मैं PDF शेयर कर दूंगा, ठीक है। तो हमारा मॉड्यूल 1 का जो टॉपिक कवर हो गया है वो मैं बता देता हूँ। मीनिंग हमने देख लिया, नीड एंड इम्पोर्टेंस हमने देख लिया, इसके ऑब्जेक्टिव्स हमने देख लिए, ठीक है, स्कोप देख लिया और इसके फंक्शन देख लिया। फंक्शन में प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ये देख लिया, ठीक है। तो मॉड्यूल 1 का आधा हिस्सा लगभग हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। मॉड्यूल 1 में इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट में टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, देयर फीचर, मीनिंग, इंपॉर्टेंस, ये सारी चीज़ें हैं, ये मैं आपको आगे करवाऊंगा। कल से हम शुरू करेंगे मॉड्यूल 2, ठीक है। मॉड्यूल 1 का आधा हिस्सा मैं अभी बचा कर रख रहा हूँ, उसको हम बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, थ्योरी हिस्सा है, ठीक है। आगे के चैप्टर के साथ मिलाकर मैं उसको पढ़ाऊंगा। हम कल से शुरू करेंगे मॉड्यूल 2, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अटेंड करें इस क्लास को, ठीक है, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कल ही बताया था हमें, बेस है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ने का आधार है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। हम बढ़िया से बोर्ड का यूज़ करके पढ़ेंगे, ठीक है। बोर्ड में भी जो लिखा हुआ है वो दिखाई दे रहा है आप लोगों को, समझ में आ रहा है? सर पूरा अच्छा सा नहीं दिखाई दे सर, पूरा पूरा तो नहीं थोड़ा दिख सा रहा सर ब्लर मेरे है। को। अच्छा, थोड़ा सा ब्लर है, चलो ठीक दिख है, रहा कल है ट्राई सर? करके देखते हैं। यस सर, अब क्लियर है। चलो तो कल बोर्ड में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज क्लास खत्म करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास किसकी है? शैलजा मैम, शैलजा मैम। शैलजा मैम। हाँ?
अच्छा शैलजा मैम, शैलजा मैम की। चलो ठीक। यस सर। हाँ, आज जो पढ़े हैं उसमें से किसी को कुछ डाउट है, या अभी तक की क्लास में किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो।